हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम क्लास 11th के चैप्टर परमाणु संरचना या एटॉमिक ऑर्बिटल्स के अंतर्गत LCAO की स्टडी करेंगे। LCAO इसका पूरा नाम होता है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। अब क्वेश्चन आता है कि LCAO का कॉन्सेप्ट किस सिद्धांत से आया है, तो इसका आंसर है LCAO का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वह मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से आया है। क्लियर हो जाता है एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसे हम शॉर्ट में MOT लिखते हैं, इस सिद्धांत के अनुसार जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल परस्पर मिलकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का निर्माण करते हैं, दो एटॉमिक ऑर्बिटल, इसे लिख दिया AO से। आप इसको आगे समझते जाएं कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल परस्पर मिलकर दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं। यहाँ पर दो से मतलब है यदि एक और एक दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं तब दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं, और ये दो प्रकार के होते हैं। दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, जिसे हम MO से लिखते हैं, का निर्माण करते हैं, और ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल MO दो प्रकार के होते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि ये कौन कौन से दो प्रकार के होते हैं। तो जो पहला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है, जो कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स के मिलने से बनता है, इसकी एनर्जी कम होती है, अर्थात नंबर 1 कम ऊर्जा वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसे हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। और दूसरा होता है अधिक ऊर्जा वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के लिए हम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि इन दोनों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के बीच में हम अंतर कैसे स्थापित करते हैं, इन्हें हम लिखते समय कैसे पहचानते हैं। तो जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है, इसके ऊपर हम एस्टेरिस्क मार्क का यूज करते हैं और इसे हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये ऑर्बिटल्स एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है। तो ये इसका एक जनरल कॉन्सेप्ट था। अब इसमें जो कॉन्सेप्ट आता है वह होता है कि LCAO के द्वारा जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं, LCAO के द्वारा जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं, उनका विन्यास या क्रम नाइट्रोजन के परमाणु क्रमांक Z=7 तक अलग होता है, एवं ऑक्सीजन परमाणु क्रमांक Z=8 से अलग
प्रकार का होता है। क्यों होता है? इसकी स्टडी हम जब LCAO के द्वारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे तब हम इसकी स्टडी करेंगे कि इनका जो क्रम है, जो सीक्वेंस है, वह अलग अलग क्यों हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये आपके सिंपल कॉन्सेप्ट थे। आप यहाँ पर जानते हैं कि जब दो s ऑर्बिटल्स मिलते हैं, अतिव्यापन होता है, तब इनके बीच सिग्मा बॉन्ड बनता है। और जब p ऑर्बिटल्स, जो कि 3 प्रकार के होते हैं, इसको आप समझ सकते हैं इस प्रकार से। यदि हम इसको लिखते हैं PZ, तब PZ के बीच में सिग्मा, PZ और PZ दोनों ऑर्बिटल्स के PZ मिलकर सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। और इस कंडीशन में जो PX और जो PY बचते हैं, ये परस्पर मिलकर इस तरह से पाई बॉन्ड बना देते हैं। क्लियर है कि सिग्मा बॉन्ड किसके बीच में बनेगा? PZ के बीच में। और पाई बॉन्ड बनता है PX व PY के बीच में। एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको यहाँ पे अब आगे काम में आएगा। तो यहाँ तक आपका जी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का। तो अब इसके बाद एक सिंपल सा हम डायग्राम बनाते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कैसे बनते हैं। सबसे पहले हम इसका एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे नाइट्रोजन का, और इसी के साथ जो इसमें एटॉमिक ऑर्बिटल से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनता है, उनका जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा, उनका जो विन्यास आएगा, उसको भी लिखते हैं। सबसे पहले आप उसको समझना है। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2px1, 2py1, 2pz1 होता है। और जब दो नाइट्रोजन के परमाणु मिलते हैं, तब जो सेकेंड नाइट्रोजन एटम होता है, इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एज इट इज होता है, इसी प्रकार का होता है। तो अब इसको हम लिखते हैं सबसे पहले यहाँ पे। नाइट्रोजन एटम आपको ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे। दूसरी तरफ भी लिखते हैं नाइट्रोजन एटम, और इसके बीच में आता है नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। क्लियर है? अब हम इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो लिखते हैं। तो सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वह होता है 1s2, इसके बाद 2s2, इसके बाद 2px1, 2py1, 2pz1। दूसरी तरफ भी लिख दें, दूसरे नाइट्रोजन परमाणु के लिए 1s2, 2s2, 2px1, 2py1, 2pz1। तो क्लियर है कि जब s और s एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलते हैं, तब इनके बीच जो बॉन्ड बनता है वह सिग्मा बॉन्ड होता है। क्लियर है? और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहती है कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलते हैं तो इनके मिलने से
पहला बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनता है जिसकी एनर्जी कम होती है, ये हो गया बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, और ये वाला एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, इसको हम बोलते हैं सिग्मा 1s बॉन्डिंग, और ये दूसरा वाला जो होता है इसको बोलते हैं सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग। अभी इनमें इलेक्ट्रॉन्स की जो फिलिंग होती है उसको हम एक डायग्राम बनाने के बाद करेंगे। 1s, इसी प्रकार जब 2s और 2s मिलते हैं तो इससे बनता है सिग्मा 2s बॉन्डिंग और सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग, ये दोनों बन जाते हैं। इसके बाद 2px, 2py1 और 2pz1 ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं और इनके मिलने से भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का निर्माण होता है। तो यहाँ पे एक रूल्स होता है, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाने में भाग लेते हैं उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। जैसे यहाँ पर ये 3 और 3 टोटल 6 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, तो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे वो भी 6 होते हैं। और इसमें से जो सबसे पहले बनता है, ये 2 सेट में होते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इस तरह से 1, 2 और 3 क्लियर हो जाता है। अब ये दोनों सेट कौन कौन से हैं अभी हम इसकी स्टडी करते हैं। इस तरह से जो मैंने आपको अभी ये बता दिया है इसको थोड़ा समझ लें। इन दोनों की एनर्जी इक्वल होती है, इन दोनों की एनर्जी इक्वल होती है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जब pz ऑर्बिटल्स हेड ऑन ओवरलैपिंग करता है तो इसके बीच में सिग्मा बॉन्ड बनता है, ये हो जाता है सिग्मा 2pz, ये बॉन्डिंग है। और ये पाई ऑर्बिटल्स बनते हैं x में, पाई 2px, पाई 2py, क्योंकि ये सेकेंड सेल के p ऑर्बिटल्स हैं तो यहाँ पे 2px और 2py लिख दिया। इसके बाद इनके अपोजिट बनते हैं, ये हो जाता है पाई 2px एंटी बॉन्डिंग, पाई 2pz एंटी बॉन्डिंग, ये हो जाता है सिग्मा x नहीं z नहीं, ये आएगा बाई, सिग्मा 2pz एंटी बॉन्डिंग। इस तरह से इनका एक जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होता है ये बन जाता है। क्लियर हो जाता है। अब इसके बाद इनमें हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कैसे करते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है इनमें वह हुंड के नियम के अनुसार और आफबाउ के नियम के अनुसार होती है। और हमें सबसे पहले इन इलेक्ट्रॉन्स को जोड़ना पड़ता है। कौन से इलेक्ट्रॉन्स को हम जोड़ते हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स के लिए हम जोड़ते हैं। यहाँ पर 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसमें से ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। इसी प्रकार 2s2 में ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, इन दोनों को जोड़ना है। फिर पहला दूसरा सबसे जब इसमें युग्मन हो जाएगा, पेयरिंग हो जाएगी, फिर थर्ड और फोर्थ। इसी तरह इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 3 और इसमें 3, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, इसके बाद ये सेकेंड, इसके बाद थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और 6, ये 6 इलेक्ट्रॉन इसमें फिल्ड हो जाते हैं। और ऊपर वाले जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं उनमें कोई भी इलेक्ट्रॉन्स एंटर नहीं करता है। तो ये अपना
नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स डायग्राम यहाँ पे बन जाता है। अब इसका हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ N2। तो N2 में आप सबसे पहले देखें, यहाँ पर सिग्मा 1s है और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो आपको लिख देना है सिग्मा 1s2 बॉन्डिंग, सिग्मा 1s2 एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 2s2 सिग्मा 2s2 एंटी बॉन्डिंग, पाई 2px2 पाई 2p/2 सिग्मा 2pz 2 पाई 2px एंटी बॉन्डिंग 0 पाई 2p एंटी बॉन्डिंग 0 रहता है। इसको हम लिखते हैं सबसे पहले सिग्मा 1s2, इसके बाद सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2, इसके बाद सिग्मा 2s2 सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2, इसके बाद पाई ये वाला 2px2 और ये एनर्जी लेवल इसका किसके इक्वल है, पाई 2p/2, इसके बाद सिग्मा 2pz2 क्लियर हो जाता है। और यदि आप इसको लिखना चाहते हैं तब पाई एंटी बॉन्डिंग 2px0 पाई 2p एंटी बॉन्डिंग 0 बन जाता है। अब इससे हम कौन सी चीज ज्ञात कर सकते हैं, इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स या LCAO के द्वारा हम कौन कौन सी चीजें ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ तक ये बन गया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वह आता है यूजेस ऑफ LCAO। तो उसकी जो पहला यूज होता है वह होता है मॉलिक्यूल का स्थायित्व ज्ञात करने में। मॉलिक्यूल का स्थायित्व ज्ञात करने में, निर्धारित करने में, इन द डिटर्मिनेशन ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये इसका फर्स्ट टॉपिक हो जाता है। मॉलिक्यूल का स्थायित्व ज्ञात करने में। और जो इसका पहले इसी को समझ लेते हैं। जब हमें मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी ज्ञात करनी होती है तो सबसे पहले हम NB और Na फाइंड आउट करते हैं। NB होता है नंबर ऑफ B स्टैंड फॉर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। और Na ये होता है नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो आप देखते हैं ये हम आउटर सेल में निकाल लेते हैं, इस 2s वाले सेल में, और 2p वाले सेल में इसको हम निकालते हैं।
तो जो नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने आते हैं। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जो नीचे वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होता है उसमें प्रेजेंट होते हैं। तो ये वाले बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, ये वाले भी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, ये वाला एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। तब इसके लिए एन भी इक्वल टू आता है, यहाँ पर आता है 2 क्लियर, प्लस 2 4 6, 2 + 6 एन बी हो जाता है 8। नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इन नाइट्रोजन या नाइट्रोजन में बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 8 आ जाती है। एन ए एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आउटर सेल में इसमें 2 प्रेजेंट हैं, तो आउटर सेल में ए हो जाती है 2। तो स्टूडेंट्स जब किसी मॉलिक्यूल में एन बी की संख्या एन ए से ज़्यादा होती है, एन बी इज ग्रेटर देन एन ए, तब मॉलिक्यूल स्थायी होता है, स्टेबल होता है। ए पॉइंट क्लियर हो जाता है। और यहाँ पे नाइट्रोजन में 8 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं और 2 एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है, तो क्लियर है नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल स्थायी है। और यदि इसका उल्टा होता है तब इस केस में उल्टा मीन्स एन ए इज ग्रेटर देन एन बी या एन ए इक्वल टू एन बी, तब मॉलिक्यूल अस्थायी होता है, अनस्टेबल होता है। तो ये कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे क्लियर हो जाता है कि नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल कैसा रहेगा, स्थायी रहेगा। ये इसका फर्स्ट कॉन्सेप्ट था। इसके बाद इसका जो सेकंड यूज है अब हम उसको स्टडी करते हैं। इसका जो सेकंड यूज है वह होता है, यहाँ पर लिख देते हैं 1s2। इन द डिटर्मिनेशन ऑफ बॉन्ड ऑर्डर, आबंध कोटि के निर्धारण में, बॉन्ड ऑर्डर के निर्धारण में अभी हमने जो इसके लिए एन बी फाइंड आउट की थी, एन बी इक्वल टू 8, एन ए इक्वल टू 2 आई थी, क्लियर है। और बॉन्ड ऑर्डर इसको लिख दिया बी ओ इक्वल टू 1/2 एन बी माइनस एन ए, ये होता है इक्वल टू 1/2 8 - 2 इक्वल टू 1/2 इंटू 6 इक्वल टू 3। इसकी बॉन्ड ऑर्डर आती है 3। तो स्टूडेंट्स किसी भी मॉलिक्यूल्स की जो बॉन्ड ऑर्डर होती है वह उसके एटम्स या परमाणुओं के बीच प्रेजेंट जो बॉन्ड होता है उसको बताती है। इसकी बॉन्ड ऑर्डर 3 आई है तो क्लियर है। N2 में N और N के बीच ट्रिपल बॉन्ड है। यदि बॉन्ड ऑर्डर 2 होती तो क्लियर हो जाता कि ऐसे मॉलिक्यूल्स के एटम के बीच डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, और यदि सिंगल आती है तब क्लियर हो जाता है कि ऐसे मॉलिक्यूल्स के एटम के बीच सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो ये था बॉन्ड ऑर्डर। इसके बाद LCAO का जो थर्ड यूज होता है वह होता है मैग्नेटिक बिहेवियर के निर्धारण में या चुंबकीय गुण के निर्धारण में। चुंबकीय व्यवहार के निर्धारण में या मैग्नेटिक बिहेवियर के निर्धारण में। मैग्नेटिक बिहेवियर, यदि किसी मॉलिक्यूल्स के पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन जो हमने यहाँ से बनाया था MOC में, किसी भी ऑर्बिटल्स में चाहे बॉन्डिंग हो या एंटी बॉन्डिंग हो, किसी भी
ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, तब मॉलिक्यूल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करता है, तब मॉलिक्यूल्स पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करता है। और यदि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी ऑर्बिटल्स में चाहे बॉन्डिंग हो या एंटी बॉन्डिंग हो, उसके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, तब मॉलिक्यूल्स डाईमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करता है। तो क्लियर है, इसमें जो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पेयर्ड है। तो क्लियर है कि नाइट्रोजन का जो मॉलिक्यूल्स होता है वह डाईमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करता है। तो स्टूडेंट्स, अभी आपने इस पूरे LCAO की स्टडी कर ली है, इसका यूज़ क्या होता है उसकी स्टडी कर ली है, और LCAO के आधार पर आपने नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल्स कैसे बनता है इसकी भी स्टडी कर ली है। अब इसमें सिर्फ एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अभी छूट गया है, जो कि मैंने आपको पहले बताया था कि नाइट्रोजन तक का विन्यास अलग होता है, और नाइट्रोजन के बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट हो जाता है 7 के बाद 8 ऑक्सीजन, उसके लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाता है। तो अब हम थोड़ा इसके बारे में डिस्कस करते हैं, नाइट्रोजन के लिए किस प्रकार से चेंज होता है। तो जो सिंपल सा बात चेंज होता है, जो यहाँ पे सिग्मा 2p जेड होता है, बस सिग्मा 2p जेड यहाँ पर आ जाता है, इसके पहले चला आता है, यहाँ पर आ जाता है सिग्मा 2p जेड। क्लियर है, ये इस तरह से बन जाता है सिग्मा 2p जेड। क्लियर है, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग है अभी आपको ये नहीं करना है, इसको अभी रफ कर देते हैं। क्लियर, और अब हम इसी के आधार पर ऑक्सीजन एटम्स के लिए LCAO का जो कॉन्फ़िगरेशन है अब हम वो बनाते हैं। तो जहाँ पे नाइट्रोजन एटम था आप इसको अलग से बना लें, मैंने यहीं पे बना दिया ऑक्सीजन एटम O2 मॉलिक्यूल्स। इसके लिए जो अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है, अब यहाँ पे थोड़ा वो भी सही कर लें, O8 1s2 2s2 ये हो जाता है 2px2 2py1 2pz1, यहाँ पर 2px2 2px2। क्लियर है, ये इतना बन जाता है। अब इसके बाद इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग है आप वो भी देख लें, इसको रफ कर देते हैं जिससे ये और ज़्यादा क्लियर हो जाता है। ये 1s2, तो जो इसमें इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं इसी तरह से जाएंगे 2s2 1 2 3 और 4। इसके बाद इसमें 2 + 3 + 4 5 6 7 और 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। तो जो 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सबसे पहले बॉन्डिंग सिग्मा 2p जेड में जाते हैं। इसको हम यहां से अब लिखेंगे अभी 2 फर्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 और उल्टा बना दिया
और 8, ये इसका डायग्राम बन जाता है। क्लियर है। अब इसका हम ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। तो सबसे पहले आता है सिग्मा 1s2, इसके बाद सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s2, इसके बाद सिग्मा 2s2, इसके बाद सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2, इसके बाद सिग्मा 2pz2, इसके बाद पाई 2px2, इसकी एनर्जी किसके इक्वल है, पाई 2p/2, इसके बाद पाई एंटी बॉन्डिंग 2px1, पाई एंटी बॉन्डिंग 2p/1 हो जाता है। ये इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है। अब इसके लिए हम बॉन्ड ऑर्डर की कैलकुलेशन करते हैं कि इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है वह कितना आता है। बॉन्ड ऑर्डर, क्लियर है। बॉन्ड ऑर्डर, इसका जो फार्मूला होता है इक्वल टू 1/2 NB माइनस NA। NB नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है, तो आप इसके NB की पहले कैलकुलेशन कर लें। NB कितना है, NB बॉन्डिंग आउटर सेल में यहाँ पे आए सबसे पहले 2 + 2 4 6, 2 + 6 = 8। अब निकालना है NA। NA देखें आउटर सेल में ए वाले 2 और ए वाले 2, ये हो जाते हैं 2 + 2 = 4। क्लियर है। अब इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 1/2 NB 8 - 4 = 1/2 × 4 = 2। तो क्लियर है, O डबल बॉन्ड O होता है और इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो क्लियर है, ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल्स होता है ये मैग्नेटिक बिहेवियर में पैरामैग्नेटिक रहेगा। क्लियर हो जाता है। और इसके अलावा इसमें हम देखते हैं कि NB इज ग्रेटर देन Na। तो क्लियर है, ए वाला मॉलिक्यूल स्टेबल भी होता है। तो स्टूडेंट्स, आपने इस वीडियो में LCAO क्या होता है, इसके जो कॉन्सेप्ट हैं वो सारे पढ़ लिए हैं, स्टडी कर लिए हैं। लेकिन अभी भी यहाँ पर इसमें एक पॉइंट मिस हो गया है कि ये कॉन्फ़िगरेशन चेंज क्यों हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल सिंपल है, कॉन्फ़िगरेशन चेंज क्यों हो जाता है। तो इसको अब हम रफ करते हैं, फिर उसके बारे में डिस्कस करते हैं। एक कॉन्फ़िगरेशन जो चेंज होता है यह है 2s और 2p ऑर्बिटल्स की एनर्जी समान होने के कारण होता है। क्योंकि जब इनकी एनर्जी समान होती है तो इनमें भी मिक्सिंग हो जाती है, जिसके फलस्वरूप बनने वाले सिग्मा 2pz ऑर्बिटल्स की एनर्जी अधिक हो जाती है और यह नाइट्रोजन जैसे मॉलिक्यूल्स में पाई 2px और पाई 2py के ऊपर चला जाता है। और ऑक्सीजन वाले मॉलिक्यूल्स में ये वाली मिक्सिंग नहीं होती है। ऑक्सीजन से बाद वाले तत्वों में कौन सी मिक्सिंग नहीं होती,
2s2p मिक्सिंग नहीं होती है, इसलिए इसकी ऊर्जा कम हो जाती है और यह π2px π2py के नीचे आ जाता है। क्लियर हो जाता है ऐसा क्यों होता है। तो स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो के लिए लाइक करें, चैनल के लिए सब्सक्राइब कर दें और लगातार मेरे साथ इसी प्रकार से जुड़े रहें, जिससे कि आपके केमिस्ट्री और विज्ञान से संबंधित कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएं। थैंक यू।